सिनेमा शौकीन सबका स्वागत करता है। आज हम बात करने वाले हैं द फैमिली के बारे में। ये कहानी है एक गैंगस्टर परिवार की जो अपने बॉस के ही खिलाफ हो गए थे। तब से वो एक जगह से दूसरी जगह पे जाते रहते हैं क्योंकि उन्हें पता है कि उनका बॉस उनका कभी भी पीछा नहीं छोड़ेगा। मगर ये परिवार भी चुप बैठने वालों में से नहीं है। ये जहाँ भी जाते हैं वहाँ हुड़दंग मचाते हैं। कहानी की शुरुआत होती है और हम रोको नाम के एक हिटमैन को देखते हैं जो एक घर के अंदर दाखिल होता है और अंदर के सारे लोगों को एक एक करके मारने लगता है। वो 4 लोगों को ढेर कर देता है। ये चारों इटालियंस थे। रोको को लग रहा था कि वो मोंजोनी परिवार वालों को मार रहा है। सबको मारने के बाद वो इस परिवार के मुखिया की एक उंगली काटता है और उसे भिजवा देता है जेल में। हम जेल में देखते हैं डॉन। वो उस फिंगरप्रिंट को मैच करवाता है। मैच करवाने के बाद उसे पता लगता है कि ये मंजोनी परिवार का मुखिया नहीं है। तब वो अपने आदमियों को इत्तला करता है कि रोको ने गलत आदमी को मारा है। ये लोग अपने खोज को ऐसे ही जारी रखें। दूसरी तरफ हमारे सामने अमेरिका का दृश्य आता है। यहाँ पर हम देखते हैं मंजोनी परिवार को। इनका मुखिया है जियोवानी और उसकी पत्नी है मैगी। इन दोनों के 2 बच्चे हैं। बेटी का नाम है बेल और बेटे का नाम है वॉरेन। जियोवानी एक बहुत बड़ा माफिया हुआ करता था और वो डॉन के लिए ही काम करता था। लेकिन फिर उसने निश्चय किया कि वो FBI को सारे सबूत दे देगा डॉन के खिलाफ। तब से FBI ने उसे विटनेस प्रोटेक्शन प्रोग्राम में रखा है क्योंकि इसके सरकारी गवाह बनने की वजह से डॉन अभी भी जेल में है। पिछले 6 साल से वो अंदर ही है और उसके आदमी भी पिछले 6 साल से मंजोनी परिवार को ढूंढ रहे हैं उन्हें मारने के लिए। ये सारे लोग अभी अमेरिका छोड़ करके फ्रांस जा रहे हैं। ये हमेशा ऐसे ही जगहों को बदलते रहते हैं अपनी सुरक्षा के लिए। इनके पास एक कुत्ता भी है जिसका नाम है मालवीटा। आधी रात में ये लोग पहुंचते हैं अपने नए घर में। इन सारे लोगों को आदत हो गई है घर बदलने की, इसीलिए कोई भी टेंशन में नहीं है। सारे लोग बहुत ही रिलैक्स नजर आते हैं। सुबह सुबह ये लोग जगते हैं और अपने काम पे लग जाते हैं। दोनों बच्चे चले जाते हैं स्कूल के लिए और मैगी चली आती है बाहर। इस टाउन का नाम है नॉर्मेंडी। यहाँ पर ज्यादा लोग आते भी नहीं है, इसीलिए इन लोगों ने इस टाउन को चुना है ताकि यहाँ पर ये लोग सुरक्षित रहे। अंदर आकर के मैगी एक सुपरमार्केट से सामान लेने लगती है। यहाँ के लोग पहचान जाते हैं कि मैगी अमेरिकन है। वो कानाफूसी करना शुरू कर देते हैं फ्रेंच में। वो गंदी गंदी गालियां देते हैं अमेरिकन को कि उन्हें पसंद नहीं है कि उनके शहर में अमेरिकन हैं। मैगी इन सारी बातों को समझ जाती है। उसे फ्रेंच बड़े ही अच्छे तरीके से आ गया। तब वो अपना दिमाग लगाना शुरू कर दी है। वो सीधे सीधे यहाँ से नहीं जा सकती। वो उन चीजों को ढूंढती है जिनसे यहाँ पर ब्लास्ट किया जा सके और उन चीजों को ले जा करके पीछे आग लगा देती है और समय देखती रहती है कि उसे कब बाहर आना है। काउंटर पे आके वो पैसे देती है और एन वक्त पे चली आती है बाहर। तभी यहाँ पर एक ब्लास्ट होता है और सुपरमार्केट की ज्यादातर चीजें खत्म हो जाती है। ये मैगी का स्टाइल है। ये लोग एक गैंगस्टर परिवार से आते हैं। कोई भी इनके खिलाफ आवाज नहीं उठा सका। इन लोगों ने कभी किसी की बात सहनी सीखी ही नहीं है। जब भी कोई कुछ इन्हें गलत बोलता है तब ये मुंह तोड़ जवाब देते हैं। दूसरी तरफ हम दोनों बच्चों को देखते हैं स्कूल में। वॉरेन के पास उसके सीनियर आ जाते हैं उसकी रैगिंग लेने के लिए। वो भी उसे फ्रेंच में बुरा भला कहते हैं। वॉरेन को इतनी फ्रेंच समझ में आती है कि वो समझ जाता है कि ये लोग क्या बोल रहे हैं। तब वो जवाब देना शुरू कर देता है। इस बात से सारे सीनियर्स भड़क जाते हैं। उसे खींच के लेकर के जाते हैं बाथरूम में और बड़ी ही बेरहमी से पीटते हैं। वॉरेन लंच में जब बैठा होता है तब उसके पास उसकी बहन आती है बेल। उसके चेहरे को देखने के बाद कहती है कि तुम्हें क्या हुआ। तब वो बताता है कि मेरे सीनियर्स ने मुझे पीटा। इन बातों को सुनने के बाद वो हंसने लगती है। कहता है कि एक वक्त आएगा जब मैं इन सबको सबक सिखाऊंगा। वो एक एक करके सारे लड़कों के बारे में बताता है और कहता है कि थोड़े समय में मैं अपना यहाँ पर एक गैंग बनाने वाला हूँ। उसके बाद एक एक करके मैं सबकी धुलाई करूंगा। उन्हें उनकी औकात दिखा दूंगा कि आखिर मैं कौन हूँ। बेल इन बातों पे ज्यादा ध्यान नहीं देती। छुट्टी के समय जब वो बाहर आती है तब देखती है कि कुछ लड़के उसे बोल रहे हैं कि वो उसे घर छोड़ देंगे। बेल को लगता है कि वो नहीं है शायद इसलिए लड़के उसकी मदद करना चाहते हैं और ये लड़के कहीं उस पर लाइन भी मारेंगे लेकिन अच्छे तरीके से। बेल को उससे कोई भी दिक्कत नहीं है। वो बैठ जाती है गाड़ी के अंदर। ये लोग कार चलाना शुरू करते हैं और बेल को ले आते हैं उसके घर से दूर और तब बैठने लगते हैं बाहर आकर के। एक लड़का बेल को छूने की कोशिश करता है तब बेल अपना असली रूप दिखाती है। वो इस लड़के को इतना मारती है कि बाकी लड़के देख करके शॉक हो जाते हैं। तब वो इनकी गाड़ी में बैठ करके यहाँ से निकल जाती है। घर पहुंचने के बाद उनकी गाड़ी को ऐसे ही सड़क पे छोड़ देती है टूटने के लिए। दूसरी तरफ हम देखते हैं जीवानी को जो अब घर पे अकेला है। वो बाहर आता है और चारों तरफ देखता है कि FBI के एजेंट्स हैं या नहीं। एजेंट्स को देखने के बाद उसे संतुष्टि मिलती है कि उसका परिवार सुरक्षित है। घर के अंदर आकर के वो सफाई करना शुरू करता है। यहाँ पर बहुत सारी पुरानी चीजें रखी हुई हैं। वो एक एक करके सबको फेंकता है। तभी उसकी नजर पड़ती है एक टाइपराइटर पे। जब वो टाइपराइटर को चलाता है उसे पता लगता है कि अभी भी काम कर रहा है। तब उसके दिमाग में एक आइडिया आता है कि वो अपनी पूरी कहानी लिखेगा कि अब तक उसके जीवन में क्या हुआ है और जब वो गैंगस्टर बना तब उसने क्या क्या कारनामे किए। वो घंटों तक ऐसे ही लिखते रहता है। थोड़ी देर के बाद वो देखता है कि एक बूढ़ा आदमी उसे देख रहा है जो उसका पड़ोसी है। ये दोनों बातें करना शुरू कर देते हैं। वो बूढ़ा आदमी कहता है कि आखिर तुम करते क्या हो। जीवानी कहता है कि मैं एक लेखक हूँ। अगले दिन उनके पास एक FBI ऑफिसर आता है जिसका नाम है रॉबर्ट स्टैंसफील्ड। रॉबर्ट की ही जिम्मेदारी है कि वो इस परिवार को सुरक्षित रखे। जियोवानी से बात करने के बाद वो बताता है कि सब कुछ ठीक है। सामने जो बिल्डिंग है उसी में मैंने ऑफिसर्स को रखा है। वो 24 घंटे तुम लोगों पे नजर रखेंगे। तुम लोगों को कुछ नहीं होगा। अगर तुम लोग कुछ गलत करोगे तभी तुम्हारे साथ गलत होगा। रॉबर्ट को पता है कि जीवानी कितना गर्म दिमाग का है और उसका परिवार भी। वो कहता है कि कोई भी बखेड़ा खड़ा मत
करना, चाहे कुछ भी हो जाए। अगर तुम लोग नजर में आए तभी परेशानियां बढ़े। इतना कहने के बाद वो चला जाता है। मैगी खाना बनाती है और लेकर के चली जाती है उन दोनों ऑफिसर्स के लिए। तभी जियोवानी को पता लगता है कि उसके घर में गंदा पानी आ रहा है। वो तुरंत कॉल करता है प्लम्बर, लेकिन प्लम्बर आने में लेट कर देता है। और आने के बाद जब उससे जियोवानी पूछता है तब वो अपनी गलती मानता भी नहीं और बकर बकर करते रहता है, जो बात जियोवानी को बिल्कुल भी पसंद नहीं आती। अंदर आने के बाद इस प्लम्बर को एहसास होता है कि इस परिवार को जरूरत है प्लम्बर की, क्योंकि इनका पानी बहुत ही गंदा आ रहा है और बिना पानी के इनका काम नहीं चलेगा। तब वो इनकी मजबूरी का फायदा उठाने की कोशिश करता है और जियोवानी को कहता है कि पूरा का पूरा पाइप बदलना पड़ेगा, जिसमें बहुत ही ज्यादा पैसे लगे। जियोवानी इन सारी बातों को समझ जाता है कि ये प्लम्बर उसे बेवकूफ बना रहा है। अब उसके गुस्से के सब्र का बांध टूट चुका है। वो पीटना शुरू कर देता है प्लम्बर। वो तब तक उसे पीटता है जब तक वो बेहोश नहीं हो जाता, मगर वो जान से इसे नहीं मारना चाहता। इसीलिए वो प्लम्बर को उठा के लेकर के जाने लगता है हॉस्पिटल की तरफ। मगर मैगी ने इन चीजों को देख लिया है कि क्या किया है जियोवानी ने। जियोवानी उसे लेकर के पहुंचता है हॉस्पिटल। डॉक्टर पूछता है कि आखिर इसे चोट कैसे लगी। तब वो कहता है कि ये सीढ़ियों से गिर गया था। मगर डॉक्टर को भी ये बात समझ में नहीं आती कि सीढ़ियों से गिरने के बाद इतनी बुरी तरीके से चोट कैसे लग सकती है। दूसरी तरफ हम वॉरेन को देखते हैं, जो अभी तक अपने अपमान को भूला नहीं है। वो हर रोज इसी चीज पे काम करता है कि वो अपने गैंग को बना सके। वो नशीली गोलियां बेचने लगता है पूरे कॉलेज में, जिससे धीरे धीरे करके सारे के सारे बदमाश लड़के उसके पास आने लगते हैं। जो भी उसे दमदार लगता है वो उसे शामिल कर लेता है अपने गिरोह। और एक वक्त के बाद अब उसका पूरा का पूरा गैंग बन के तैयार है। तब वो जाता है अपने सीनियर्स के पास और उन्हें और भी ज्यादा बेरहमी से पीटता है। उन्हें तब तक पीटता है जब तक उसका मन नहीं भर जाता और उसके सारे साथी भी उन्हें पीटते रहते हैं। दूसरी तरफ हम देखते हैं बेल को। बेल को भी लड़कियां हल्के में ले रही थी। एक लड़की ने उसकी चीजें चुरा ली और ये बात बेल को बिल्कुल भी पसंद नहीं आई। उसे पता लग गया कि कौन सी लड़की ने उसके पर्स से चीजें चुराई हैं। वो इंतजार करने लगी उसके बाथरूम में जाने का। जैसे ही वो लड़की बाथरूम में गई, बेल अंदर जाने के बाद उसे बेरहमी से पीटने लगी। फिर ये दोनों भाई बहन मिलते हैं लंच पे और खुशी खुशी अपनी बातें बता रहे होते हैं कि इन लोगों ने क्या किया है। यहीं पे बेल वॉरेन को बताती है कि यहाँ पर एक नया टीचर आया है मैथमेटिक्स का, वो मुझे बहुत पसंद है। मैं उससे एक्स्ट्रा क्लासेस के लिए बात कर रही हूँ ताकि मेरी बात आगे बढ़ सके। और वो ऐसा ही करती है, एक्स्ट्रा क्लासेस लेना शुरू कर देती है। दूसरी तरफ हम देखते हैं जियोवानी। वो जैसे ही घर वापस आता है, मैगी उससे कहती है कि मैंने देखा तुमने क्या किया। उस प्लम्बर को पीटने की जरूरत नहीं थी। तुम अपनी हरकतों से कब बाज आओगे? हमें यहाँ पर आराम से रहना है। इन बातों को सुनने के बाद जियोवानी हंसता है और कहता है कि मुझे भी पता है तुमने क्या किया सुपरमार्केट में, वो करने की जरूरत नहीं थी। तब ये दोनों हंसने लगते हैं। ये लोग जानते हैं कि ये लोग कभी भी अपनी आदतों से बाज नहीं आएंगे। जल्दी ये लोग एक लंच पार्टी रखते हैं सारे पड़ोसियों के लिए, ताकि ये लोग सबसे घुल मिल सके। जब सारे लोग पार्टी पे आते हैं तब एक एक करके ये लोग मिलना शुरू कर देते हैं। जियोवानी रॉबर्ट को ले आता है अंदर। उसने अपनी पूरी कहानी लिख दी है जिसे वो रॉबर्ट को पढ़वाता है। रॉबर्ट इन कहानियों को पढ़ने के बाद कहता है कि तुम्हारी कहानी अच्छी है, मगर ये कहानी कभी भी बाहर नहीं आनी चाहिए। जैसे ही ये बुक पब्लिश होगी, डॉन को पता लग जाएगा तुम्हारे बारे में, फिर वो लोग कहीं से भी ढूंढ के तुम्हें मार देंगे। जियोवानी को ये बात बिल्कुल भी पसंद नहीं आती कि आखिर रॉबर्ट क्या कह रहा है। वो चाहता था कि उसकी कहानी पूरी दुनिया जाने। तभी उसे पता लगता है कि अभी भी पानी की दिक्कत दूर नहीं हुई। तब वो चला जाता है शहर के मेयर के पास। मेयर से बात करने के बाद उसे पता लगता है कि ये कोई पाइप की दिक्कत नहीं है, आगे से ही पानी गंदा आ रहा है और मेयर चाह के भी कुछ नहीं कर सकता। लेकिन जियोवानी इतनी आसानी से शांत नहीं बैठने वाला। वो तुरंत पता लगा लेता है कि आखिर दिक्कत कहाँ से है। वो उस बांध पे जाता है जहाँ से पानी गंदा हो रहा है। तब उसे पता लगता है कि एक फैक्ट्री इसे गंदा कर रही है और वो अपनी गलती को मान भी नहीं रहे। जियोवानी पहुंच जाता है फैक्ट्री के मालिक के पास और उसे कहता है कि वो इस चीज को रोक दे। तब वो आदमी गाली देने लगता है जियोवानी को और कहता है कि वो कभी भी ऐसा नहीं करेगा 2 कौड़ी के लोगों के लिए। इस बात पे जियोवानी भड़क जाता है। वो इस आदमी को अपने गाड़ी के पीछे बांधता है और रोड पे घसीटता हुआ लेकर के जाता है बहुत दूर। फिर वो अपनी गाड़ी से बाहर आकर के कहता है कि अगर कल तक तुमने सारी चीजों को बंद नहीं किया तब इस बार आकर के मैं तुम्हारे गुप्तांग को काटूंगा, तो इस बात का ध्यान रखना। वो इस आदमी की बाइक को निकालता है और यहाँ से चला जाता है। दूसरी तरफ हम बेल को देखते हैं, जिसका आकर्षण बढ़ते जा रहा है इस टीचर के प्रति। एक दिन एक्स्ट्रा क्लास लेते समय वो क्लासरूम को लॉक कर देती है और ये दोनों करीब आते हैं और इंटीमेट हो जाते हैं। दूसरी तरफ वॉरेन का सरप्राइज टेस्ट होता है। टेस्ट में उसे कुछ भी समझ में नहीं आता कि क्या लिखे। आज लिटरेचर का टेस्ट है। तब वो डॉन का डायलॉग लिख देता है जो हमेशा बोला करता था। जब वॉरेन छोटा था तब उसने इस डायलॉग को सुना था। ये डायलॉग बहुत ही तगड़ा था। स्कूल वाले इसे मैगजीन में प्रिंट करवा देते हैं और हर जगह ये मैगजीन बिकने लगता है। देखते ही देखते ये पेपर पहुंच जाता है जेल में, जिसमें दारू का बोतल रैप करके गार्ड लेकर के जाता है अंदर। डॉन जैसे ही अपने डायलॉग को पढ़ता है वो समझ जाता है कि ये जियोवानी का परिवार ने ही लिखवाया है। वो तुरंत कॉल करता है रू को और उसे बताता है कि जियोवानी का पूरा परिवार कहाँ पे है। वो जल्दी जाए और उनका काम तमाम कर दे। दूसरी तरफ जियोवानी को एक कॉल आता है और वो लोग बताते हैं कि हमेशा ये लोग यहाँ पर फिल्म दिखाते हैं और फिल्म देखने के बाद सारे लोग इस बारे में बात करते हैं कि फिल्म कैसी थी। इस बार वो लोग इनवाइट करना चाहते हैं जियोवानी को, क्योंकि इस बार अमेरिकन फिल्म दिखाया जाएगा, वो भी एक गैंगस्टर वाला। जियोवानी भी मान जाता है और कहता है कि वो जरूर आएगा। जैसे ही ये बात रॉबर्ट को पता लगती है वो भड़क जाता है और कहता है
कि तुम्हें यहाँ पे लो प्रोफाइल रहना है, इस फिल्म क्लब में तुम्हें नहीं जाना चाहिए। मगर जिवानी नहीं मानता क्योंकि जिवानी की प्लानिंग कुछ और ही है। दूसरी तरफ हम वॉरेन को देखते हैं जिसे पता लग जाता है कि कॉलेज के मैनेजमेंट को पता लग गया है कि आखिर वो कॉलेज में क्या कर रहा है। वो अपना गैंग चला रहा है, उसके साथ साथ वो नशीली दवाइयां भी बेच रहा है। वॉरेन नहीं चाहता कि ये बात जिवानी को पता लगे। वो घर आता है और पैसे और पासपोर्ट लेकर के यहाँ से भागने की कोशिश करता है। तभी उसकी मुलाकात होती है अपनी बहन से। वो उसे पूरी बात बता देता है। उसकी बहन कहती है कि चले जाओ। तब वो कहता है कि तुम्हें क्या हो। उसकी बहन बताती है कि उसका ब्रेकअप हो गया टीचर के साथ क्योंकि वो भी शहर छोड़ करके जा चुका है। वॉरेन अपनी बहन से गले मिलता है और निकल पड़ता है। तभी हमें जिवानी की प्लानिंग का पता लगता है। वो सुबह सुबह गया था फैक्ट्री में और उसने वहाँ पर टाइम बॉम्ब लगा दिया। उसने रात का टाइम सेट किया है। ये ब्लास्ट उस समय होगा जब वो मूवी देख रहा होगा। जब वो सबके सामने होगा तो किसी को भी उस पर शक नहीं होगा। रात में ये लोग चले जाते हैं मूवी देखने। रॉबर्ट भी इनके साथ है। रॉबर्ट बार बार कहता है कि यहाँ से चलो, मगर जिवानी नहीं जाता। जैसे ये फिल्म खत्म होती है, जिवानी को बुलाया जाता है स्टेज पे। यहाँ के सारे लोग फ्रेंच हैं। वो जिवानी को कहते हैं कि आखिर अमेरिका के गैंगस्टर्स कैसे होते हैं। हमने आज एक गैंगस्टर मूवी देखी है, आप चाहें तो कुछ बता सकते हैं। अब जिवानी बताना शुरू करता है। उसे यही मौका चाहिए था अपनी जिंदगी के बारे में बताने का। जब वो अपनी कहानी सुनाता है तब सारे लोग बहुत ही ज्यादा प्रभावित होते हैं और खड़े होकर के उसके लिए तालियां बजाते हैं। मगर अब रॉबर्ट बहुत ही ज्यादा डरा हुआ है। वो अपने सारे एजेंट्स को कहता है कि इस परिवार को अब दूसरे शहर में लेकर के जाना पड़ेगा। जैसे जैसे लोग इस कहानी के बारे में बात करेंगे, डॉन को पता लग जाएगा इनके लोकेशन के बारे में। इसी बीच 12 बज जाता है और 12 बजते ही वाटर प्लांट में बहुत ही बड़ा ब्लास्ट होता है जिस बॉम्ब को जिवानी ने लगाया था। मगर जिवानी जानता है कि उस पर कोई उंगली भी नहीं उठा सकता क्योंकि इस वक्त में वो इतने सारे लोगों के सामने है। तभी हम वॉरेन को देखते हैं बस स्टैंड पे। एक बस रुकती है तो वो देखता है कि बहुत सारे लोग बाहर आ रहे हैं। दरअसल ये रोको का गैंग है। वॉरेन इतना समझदार है कि उसे पता लग जाता है कि ये सारे लोग गैंगस्टर हैं। वो जानता है कि इस शहर में अगर कोई गैंगस्टर आएगा तो सिर्फ उसके परिवार को मारने के लिए। वो तुरंत आता है कॉल करने के लिए घर पे, मगर मैगी कॉल नहीं उठा पाती। ये गैंगस्टर पहुंच जाते हैं घर के पास। तभी बेल छत पर से इन्हें देख लेती है। वो भी नीचे आती है मैगी को ये बात बताने के लिए। इस बीच ये गैंगस्टर पहुंचते हैं यहाँ के छोटे से पुलिस स्टेशन और एक एक करके सारे लोगों को मारने लगते हैं ताकि वो जब इस परिवार को मारे तो उन्हें रोकने वाला कोई भी ना हो। दूसरी तरफ हम रॉबर्ट को देखते हैं जो जिवानी को लेकर के घर आ रहा है। तभी हम मैगी को देखते हैं जो जाती है दोनों ऑफिसर्स के पास और उनसे कहती है कि मेरे दोनों बच्चे अभी भी घर नहीं आए हैं। इतना कहने के बाद मैगी जैसे ही बाहर आती है उसकी नजर पड़ती है कुछ गैंगस्टर पे। वो भी इन्हें पहचान जाती है और वापस आकर के ऑफिसर से कहती है कि हमारे ऊपर हमला होने वाला है, ये लोग यहाँ तक आ चुके हैं, कभी भी गोली चल सकती है। तभी हम जिवानी को देखते हैं जो घर के अंदर आ जाता है। अंदर आने के बाद वो देखता है कि पानी साफ आ रहा है। वो बहुत खुश है कि उसने सबकी दिक्कतों को दूर कर दिया। तभी वो देखता है कि उसका कुत्ता बहुत ही तेजी से भौंक रहा है। वो अलर्ट हो जाता है। दूसरी तरफ हम रोको को देखते हैं। उसे पता है कि जिवानी का परिवार कौन से घर में रहता है। वो लोग रॉकेट लॉन्चर से पूरा का पूरा घर उड़ा देते हैं। इन आवाजों को सुनने के बाद सारे पड़ोसी बाहर आते हैं, मगर जो भी बाहर आता है उसे भी ये लोग खत्म कर देते हैं। तभी हम देखते हैं कि जिवानी अभी भी जिंदा है। कुत्ते के भौंकने के बाद वो समझ गया था कि हमला होने वाला है। तब वो चला गया था बेसमेंट में। इधर मैगी भी डरी हुई है। उसे लग रहा है कि उसका सारा का सारा परिवार खत्म हो गया है। वो आगे जाने की कोशिश करती है, मगर ऑफिसर उसे रोक देते हैं और कहते हैं कि हमारे पीछे आओ। जैसे ये लोग दरवाजे के पास पहुंचते हैं, एक हिटमैन आकर के दोनों के दोनों ऑफिसर्स को मार देता है। अब मैगी डरी हुई है क्योंकि अगली बारी उसकी है। फिर वो हिटमैन धीरे धीरे आगे बढ़ने लगता है। उसे मैगी दिख जाती है, मगर वो गोली चलाता उससे पहले जिवानी आकर के हमला कर देता है इस हिटमैन पे और लड़ना शुरू कर देता है। जिवानी ने इस हिटमैन का गला पकड़ करके रखा है। मैगी देखती है कि ये दोनों लड़ रहे हैं। तब वो एक चाकू उठाती है और आकर के बार बार स्टैब करती है इस आदमी को। दूसरी तरफ रोको अपने पूरे गैंग को लेकर के पूरे परिवार की लाशों को ढूंढ रहा है। वो घर के हर एक कोने को देखता है। तभी उसकी नजर पड़ती है कुत्ते पे। वो देखता है कि यहाँ पर कोई भी लाश नहीं है, सिर्फ कुत्ता घायल पड़ा है। तो वो बंदूक निकालता है इस कुत्ते को मारने के लिए। तभी हम देखते हैं कि वॉरेन यहाँ पर आ चुका है। वो अंधाधुंध गोलियां चलाना शुरू कर देता है और बेल भी उसके साथ है। इन दोनों का निशाना बहुत अच्छा है। इतने सारे गैंगस्टर्स को देखने के बाद ये दोनों बच्चे नहीं डरते और इन पे अंधाधुंध ऐसे ही गोलियां चलाते हैं। इन्हें समझ में नहीं आता कि आखिर क्या हो रहा है। सारे के सारे गैंगस्टर्स भी अब आश्चर्यचकित हैं क्योंकि ये हमला उनके ही गोलियों से हो रहा है। उन्होंने अपने गाड़ी के अंदर सारे हथियारों को रखा था, जिन हथियारों को अब वॉरेन और बेल ने ले लिया है। ये बड़े ही शातिर तरीके से सारे के सारे हिटमैन्स को मार गिराते हैं। तभी बेल देखती है कि वॉरेन घायल हो गया है। वो जाकर के उसे संभालने लगती है। थोड़ी दूरी पर आने के बाद उसे एहसास होता है कि उसके पीछे कोई खड़ा है। हम रोको को देखते हैं जिसके हाथ में बंदूक है, मगर वो जैसे ही ट्रिगर दबाता है उसे पता लगता है कि उसके बंदूक में गोली नहीं है। तब वो अपना चाकू लेकर के भागने लगता है बेल के पीछे। बेल डरी हुई भाग रही है। वो पहुंच जाता है बेल के पास, लेकिन वो उसे स्टैब करता उससे पहले रॉबर्ट आ जाता है अपनी कार लेके और कुचल देता है रोको। रोको की भी अब मौत हो चुकी है। लगभग यहाँ के सारे लोग मर चुके हैं। ये पूरा परिवार एक साथ इकट्ठा होता है और इन्हें पता है कि अब इन्हें इस शहर को छोड़ करके जाना पड़ेगा। ये लोग यहाँ से जाने लगते हैं। इन लोगों ने पहले भी शहर बदला है, लेकिन इस बार हालात बिल्कुल ही हाथ से बाहर निकल गए थे, जिसके बारे में ये लोग सोच रहे हैं।
मगर जीवानी एक चीज को लेकर के खुश है। वो बार बार उस फिल्म क्लब को याद करता है जहाँ पर इतने सारे लोगों ने उसकी कहानी को सुना। जब से उसने गैंग को छोड़ा है तब से जिवानी अकेला ही रहता है। वो चाहता है कि उसके बारे में लोग बात करें और उसने अपनी जवानी के दिनों में क्या क्या किया है वो लोगों को बताए और फिल्म क्लब में उसे वही मौका मिला। उसने अपनी जिंदगी की सारी उपलब्धियां इन लोगों को सुनाई और अब इसी के साथ ये फिल्म यहीं पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों हमारी आज की ये वीडियो यहीं पर खत्म होती है। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।